हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं क्लास 10th सिविक्स। और क्लास 10th के सिविक्स में आपके पास में एक चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो हम उस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे और ये वन शॉट होने वाला वीडियो, इसी वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तो हमें चैप्टर के नाम पे पहले फोकस करना है। सर, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, सुनिए ध्यान से। सर, पावर शेयरिंग का मतलब होता है जब आप अपने पावर्स को शेयर करते हो। इन द सेंस मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं हमारी कंट्री में, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं? और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं तो क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं? क्या मतलब है मेरा, मैं बताता हूं आपको। यहां देखिए ध्यान से। सर, हमारे कंट्री में, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट है हमारे पास। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके नीचे आती है सर स्टेट गवर्नमेंट, और इसके नीचे आती है फाइनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है सर जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, पंचायत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पंचायत। ठीक। तो सर होता ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज दिए गए हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी। और इसी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी कुछ एरियाज दिए गए हैं जिसपे काम करने का पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पंचायत के ऊपर है। ठीक बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, उसी समय पे स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और उसी समय पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी काम कर रही है। बट देन ये तीनों एक दूसरे के काम में एक बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और ये तीनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम कर रहे हैं। इस टाइप से हमने क्या किया, इस पूरे मैकेनिज्म में हमने बेसिकली इस पूरे मैकेनिज्म में जो पावर है वो पूरे के पूरे पावर को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेंट्रल को कुछ पावर्स दे दिए, बोला तुम पूरा देश संभालो। अलग अलग पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, बोला ये एक स्टेट है, और उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनाया, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि तुम्हारे पास कुछ पावर्स होंगे, तुम स्टेट को संभालो। स्टेट गवर्नमेंट को भी, पूरे के पूरे स्टेट को भी अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और उन पार्ट्स को क्या बोला हमने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला। और फिर उनको बोला कि आपके पास भी कुछ टास्क होंगे, कुछ काम होंगे, वो काम आपको करना है। जब आप वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो काम एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है, प्लस बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है। सर, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर अलग अलग गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत है, एक ही गवर्नमेंट रहने दो सेंट्रल गवर्नमेंट, या एक ही स्टेट गवर्नमेंट रहने दो, या सिर्फ लोकल सेल्फ चला लो। तो देखिए इसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम एक ही चलाएंगे, एक ही सिस्टम चलाएंगे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि बहुत बड़ी कंट्री है, और इसमें डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं, इन द सेंस बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो इस वजह से हमें पावर को क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। सर, अगर अभी भी आपको बात नहीं समझ में आई है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जो ये चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये स्टार्ट ही 2 कंट्रीज की कहानियों के साथ होता है। सर 2 कंट्रीज हैं, एक है बेल्जियम, ठीक है ना, 2 देश हैं, एक है बेल्जियम और दूसरा है सर श्रीलंका। ठीक है ना, बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों कंट्रीज की कहानी को हम समझेंगे, और फिर आप डिसाइड करोगे अपने एंड से कि पावर शेयरिंग बेटर है या बेटर नहीं है। ठीक है, ये आप डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में समझ लेते हैं। तो सर देखिए क्या लिखा हुआ है, समझते चलेंगे। सर बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है और ये यूरोप में है। कहां है?
यूरोप में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम जो देश है उस देश की बाउंड्री है या बॉर्डर फ्रांस के साथ लगती है, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन 4 देशों के साथ जो बेल्जियम है, एक छोटा सा देश जो कि यूरोप में है, वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है या बॉर्डर को शेयर करता है। एरिया वाइज अगर बात करें तो बेल्जियम का जो लैंड एरिया है बेल्जियम का, वो इंडिया के हरियाणा स्टेट के बराबर है। ठीक, पॉपुलेशन की बात करूं तो बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो रफली 1 करोड़ है। ठीक, अब सुनो सर, ये जो ग्रीन कलर से आप एक बड़ा सा सर्कल देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, अब मैं इसे रेड से कर दे रहा हूं, ये बेसिकली बेल्जियम को सिंबलाइज कर रहा हूं मैं कि ये बेल्जियम देश है। ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से। यस, तो ये बेल्जियम हो गया। अब सर बेल्जियम में जो अपर वाला पार्ट है उसे मैंने बोला है ये है सर फ्लेमिश रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, अपर वाले पार्ट को। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोल रहे हैं वेलोनिया रीजन। ठीक है ना, WALLONIA, वेलोनिया रीजन। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो बेल्जियम जो पूरा का पूरा देश है वो 2 पार्ट्स में है। ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं फ्लेमिश रीजन, नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं वेलोनिया रीजन। ठीक, जो फ्लेमिश रीजन है उसमें पूरे देश की, जो बेल्जियम देश है उस देश की 59% आबादी रहती है। कहां? फ्लेमिश रीजन में, यानी कि अपर हाफ में या अपर पोर्शन में कंट्री की, बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन रहती है। और वो पॉपुलेशन कौन सा लैंग्वेज बोलती थी? वो पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती थी। ठीक बात है सर। जो वलोनिया रीजन है, इस वाले रीजन में कंट्री की 40% पॉपुलेशन रहती थी और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। तो F फॉर ऊपर फ्लेमिश रीजन 59% लोग रह रहे हैं और वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। नीचे वलोनिया रीजन 40% लोग रह रहे हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई सर। एक छोटा सा रीजन यहां पे भी है, छोटा सा एरिया, यहां पे ना कुछ लोग रहते हैं, कंट्री की लगभग 1% आबादी रहती है यहां पे, और ये लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग। ठीक है, और इस जगह पे ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो यहां पे, अब मैंने रेड से कर दिया, ये जो रीजन है जो कि फ्लेमिश रीजन में ही लाई करेगा, यहां पे ये शहर है एक, इस शहर का नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है ना, और ये जो ब्रुसेल्स शहर है ये बेसिकली कैपिटल है किसका? बेल्जियम का। बेल्जियम का कैपिटल है यहां पे ब्रुसेल्स। सर कैपिटल में समझो, कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। एक बात अभी ध्यान से सुनना, यहां पे पूरे कंट्री को देखो फिर से। पूरे कंट्री में डच लैंग्वेज बोलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 59% कंट्री में। और पूरी कंट्री में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 40% लोग। यानी कि पूरी कंट्री में अगर मैं बोलूं तो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं? डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो मैं यहां लिख लेता हूं कंट्री, और पूरी कंट्री में जो डच है ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और जो फ्रेंच है ये बोलने वाले लोग कम है। यानी कि पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में है। ठीक बात है। अब ब्रुसेल्स को देखो ध्यान से। ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का, है ना। ब्रुसेल्स में देखो 80% लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, और 20% लोग क्या बोल रहे हैं? डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब कंट्री में डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन अगर मैं कैपिटल की बात करूं, चलो नीचे लिखा ही हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो अगर कंट्री में मैं बोलूं तो कंट्री में मेजॉरिटी है डच वाले लैंग्वेजेस की, डच स्पीकिंग पीपल की। और कैपिटल जो कि आपका ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी क्या है सर? किनकी है? फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज की है। ठीक, मतलब थी। अब इसी वजह से ये जो फ्रेंच कम्युनिटी है और ये जो डच कम्युनिटी है, इनमें लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, इनमें क्लैशेस होने लग जाते हैं।
क्योंकि कभी भी आप देखोगे ये सोसाइटी का ऑब्वियस नेचर है कि जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो माइनॉरिटी को दबाते हैं, है ना, वो माइनॉरिटी को हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे, ठीक है। तो है ना, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। तो सर यहां पे बेल्जियम में क्या हो रहा था, बेल्जियम में जो फ्रेंच कम्युनिटी है और जो डच कम्युनिटी है इनमें लड़ाइयां हो रही थी। लड़ाइयां क्यों हो रही थी? दो कारण से हो रही थी। देखो, कंट्री में जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है, आपको बताया मैंने। डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है, ये लोग क्या हैं? ये लोग माइनॉरिटी हैं, है ना। ये इनकी आबादी कम है, ये लोग लगभग 40% है, लेकिन डच स्पीकिंग पीपल 59% है, ठीक है ना। आबादी में कम है लेकिन ये लोग रिच हैं, अमीर हैं, है ना। आबादी में कम है ये लोग, लेकिन ये लोग क्या है? अमीर है। और अमीर जो होता है उसके पास पावर ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, है ना, पैसे की ताकत होती है, तो ये रिच हैं। तो ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या कर रहे हैं, ये लोग ना सप्रेस कर रहे हैं किसे? डच पीपल को। डच पीपल पॉपुलेशन में ज्यादा हैं लेकिन फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कमजोर हैं। फ्रेंच पीपल पॉपुलेशन में कम हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और इसी वजह से ये लोग डच स्पीकिंग पीपल को क्या कर रहे हैं? सप्रेस कर रहे हैं, ठीक। तो एक रीजन तो ये था, डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में जो क्लैश हो रहा था बेल्जियम में, उसका रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी में हैं, जो जिनकी आबादी ज्यादा है, ये जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, इनको सर इकोनॉमिकली और एजुकेशनली इनका डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा था। मतलब ये डच स्पीकिंग पीपल का कहना था कि यार ये जो फ्रेंच वाले हैं वो अमीर पे अमीर हुए जा रहे हैं, ये एजुकेशन भी अच्छी खासी अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन जो हम हैं, हम बोले तो जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, उनको ना तो एजुकेशन मिल पा रही है, ना उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन सही हो रही है। तो ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। इसी वजह से जो डच हैं ये लोग क्या करेंगे सर? ये लोग इनसिक्योर फील करेंगे और फिर इनका क्लैश होगा किसके साथ? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के साथ। क्या होंगी सर? लड़ाइयां होंगी देश में। एक बात तो ये समझो आप। इसके बाद सुनो, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लैश जब बढ़ने लग गया कंट्री में, जब फ्रेंच लैंग्वेज वर्सेस डच, रटते चलना बिल्कुल, है ना, रट जाना चाहिए क्लास में ही। इनकी आबादी है 59%, इनकी आबादी है 40%, 1% जर्मन है, ठीक है। ये रिच हैं, ये पुअर हैं, ठीक है ना। तो ये आबादी में कम है लेकिन सप्रेस कर रहे हैं ये लोग इन्हें, ठीक है। तो अब सुनो, जब क्लैशेस ज्यादा होने लग गए, लड़ाइयां ज्यादा होने लग गई, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए, आए दिन दुर्घटनाएं होने लग गई, ये इनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, तो जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है उसने थोड़ी समझदारी दिखाई। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है उसने थोड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने बोला कि यार चलो हम कुछ करते हैं, आपकी लड़ाइयों का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट क्या करती है? बेल्जियम की गवर्नमेंट 90, देखो जो क्लैशेस हैं इन दोनों कम्युनिटी में वो 50 to 60, ठीक है ना। 1950 to 1960 में दोनों कम्युनिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी में क्लैशेस बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है? बेल्जियम कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार अमेंड करती है। क्या करती है? 4 बार अमेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब क्या क्या होता है? सुनो, अमेंडमेंट करने का मतलब होता है, एक मतलब तो ये होता है कि आप उसमें कुछ नई चीज ऐड करो, दूसरा मतलब होता है उसमें से कुछ डिलीट कर दो, और तीसरा मतलब होता है कि, दो ही मतलब होता है, कुछ ऐड करो और कुछ डिलीट करो, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, इसका मतलब हो सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को ऐड किया गया है या कोई चीज रिमूव कर दी गई, डिलीट कर दी गई, तो वो भी अमेंडमेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 4 बार, 1970 से लेकर के 1993 के बीच में। क्यों कर रही है अमेंडमेंट गवर्नमेंट? रीजन आएगा पेपर में, क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times बिटवीन 1970 to 1993। सर द आंसर इज टू अवॉइड द क्लैश
which was going on between the French speaking community and the Dutch speaking community, ठीक है, या Dutch speaking people, जो भी बोलना चाहो। अब ये देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या किए सरकार ने। तो सरकार ने जो अमेंडमेंट्स किए, जो चेंजेस किए, उनको पढ़ते हैं क्या अमेंडमेंट्स हुए। तो पहला अमेंडमेंट तो ये बोला सरकार ने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मिनिस्टर्स हैं, 100 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना। तो सरकार ने बोला कि आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, 50 डच वाले होंगे और 50 मिनिस्टर वो होंगे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे। तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। क्या दिया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लैंग्वेज स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनमें से 50% डच स्पीकिंग पीपल होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकिंग। तो इससे दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक काम तो ये किया इन्होंने। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि लड़ाइयां हो रही हैं देश में, ठीक है ना, सिविल वॉर हो रहा है। दूसरा क्या किया? दूसरा ये किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कई बार ना आप कुछ स्पेशल लॉज बनाते हो। अब स्पेशल लॉज क्या हो सकता है सर? स्पेशल लॉज जनरली आप उन लॉज को समझो जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं इंडिया के लिए, अगर मैं जो पुलिस वाला लॉ है, पुलिस से रिलेटेड जो भी लॉ होगी, ठीक है, या कोर्ट सिस्टम, जुडिशियरी से रिलेटेड जो भी लॉ होगा, या इलेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉ होगा, ये सारे जनरल लॉ हैं क्योंकि इसमें सबका भला बुरा सबका एक साथ होना है। लेकिन अगर मान लो मैं हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कोई लॉ बनाना चाहता हूं, या मान लो मैं मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई लॉ बनाना चाहता हूं, तो ये एक स्पेशल लॉ है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लॉ बनाना चाहता हूं, तो उसमें भाई इंडिया में क्या होगा, इंडिया में जो लेजिस्लेचर, उसमें ज्यादातर मिनिस्टर्स हिंदू बैठे हुए होंगे। अब ये सारे हिंदू मिलकर के मुस्लिम के लिए लॉ बना देंगे। तो और अगर मुस्लिम नहीं चाह रहे हैं वो लॉ अपने ऊपर लेना, तो मुस्लिम्स के ऊपर तो वो वाला लॉ जबरदस्ती इंपोज किया जा रहा है ना। देखो, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में है, कम है आबादी में, अगर उनके लिए कोई लॉ बनना है तो वो लॉ एक स्पेशल लॉ है। क्यों स्पेशल लॉ है? क्योंकि उस लॉ का इंपैक्ट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर होगा, ठीक है, इस वजह से वो लॉ स्पेशल लॉ है। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप कोई स्पेशल लॉ बनाते हो तो उसके लिए हर ग्रुप को अपना कंसेंट देना पड़ेगा। मतलब फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप भी अपना कंसेंट देगा और डच स्पीकिंग ग्रुप भी अपना कंसेंट देगा। कंसेंट का मतलब हामी देना है ना, हाँ करना। अगर दोनों ग्रुप कंसेंट देंगे जब भी जाकर के लॉ पास होगा। अगर कोई सिंगल ग्रुप चाहे जो कि मेजॉरिटी में है, तो सिंगल ग्रुप यूनिलैटरली, बोले तो एक तरफा तरीके से कोई सिंगल ग्रुप लॉ को पास नहीं कर सकता। एक बात तो ये दूसरा अमेंडमेंट था ये, ठीक है। तीसरा अमेंडमेंट क्या किया? तीसरा अमेंडमेंट ये किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कुछ पावर्स ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी। किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट को। बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को, और बोला कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लो। अब क्या लो? इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लो, और हम बीच में रोकाटकी नहीं करेंगे। बस ख्याल रखना कि जो फैसले हों आपके वो देश हित में हों, ठीक है ना। और अगर देश हित में फैसले नहीं होंगे तो फिर हम कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ, जैसा कि इंडिया में भी होता है। तो तीसरा अमेंडमेंट तो ये किया। चौथा अमेंडमेंट क्या किया? मतलब चौथा चेंज क्या किया? देखिए, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स 4 हैं, पॉइंट यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, तो जरूरी हो सकता है ना कि एक बार अमेंडमेंट किया उसमें 2 चेंज कर दिए, तो इस वजह से ये 5 आपको गिनती में दिख जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स तो 4 हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ब्रुसेल्स क्या है सर? कैपिटल है। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल है। ब्रुसेल्स में डच लोग फ्रेंच लोग ज्यादा हैं और डच लोग कम है ना। जो ब्रुसेल्स है
ब्रुसेल्स में उन्होंने बोला कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक ब्रुसेल्स मतलब कैपिटल के लिए, सिर्फ कैपिटल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी, पूरे देश के लिए कॉमन गवर्नमेंट है, कैपिटल में एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी और उसमें भी दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक कम्युनिटी 20% है कैपिटल में, देखो ना पीछे यहां देखो, जो कैपिटल में अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटल में 80% आबादी फ्रेंच लोगों की है और 20% आबादी डच लोगों की है। और जो लड़ाई वाली सिचुएशन है वो ब्रुसेल, बोले तो कैपिटल में ज्यादा प्रॉब्लम थी यहां पे। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम ब्रुसेल में अलग गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है ना, ब्रुसेल में अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलेगा और यहां पे भी जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब फ्रेंच के भी आधे होंगे और आधे डच के होंगे। ठीक बात है। तो एक तो ये बोला कर रही है गवर्नमेंट, समझदारी वाला काम कर रही है गवर्नमेंट, लड़ाइयां खत्म करवा रही है, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाएंगे। कौन सी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देखो, फ्रेंच वालों का अलग कल्चर है, फ्रेंच वाले अलग टाइप से एजुकेशन चाहेंगे, अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन चाहेंगे, और जो आपके पास में लैंग्वेज है, लैंग्वेज से भी को भी वो लोग चाहेंगे कि हमारी लैंग्वेज को मान्यता दी जाए, हमारी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाए। तो इन चीजों पे जो कॉमन गवर्नमेंट है अगर वो डिसीजन लेगी तो अगेन लड़ाइयां हो जाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम एक अलग से गवर्नमेंट ही बना रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये फ्रेंच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और जर्मन पीपल के लिए 1% है ना, उनके लिए भी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होगा कि कल्चर से रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए सॉल्यूशन बताए, एजुकेशन से रिलेटेड, और ये एजुकेशन पूरे कंट्री के लिए नहीं, उस कम्युनिटी के लिए। मतलब मान लो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के कल्चर में अगर कोई चेंजेस करने हैं, चेंजेस नहीं खैर, मान लो कल्चर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या सोल्यूशन किया जाना चाहिए, ये डच वाला कल्चर गवर्नमेंट बताएगा। फ्रेंच वाले में कोई इशू आएगा तो फ्रेंच का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो बताएगा। जर्मन में आएगा तो जर्मन का कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बताएगा वो, ठीक है। तो ये इश्यूज के लिए तो इसमें भी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ गए आपके। एक आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट भी आ गया, और आखिरी में कम्युनिटी गवर्नमेंट आ गया। तो 3 आ गए आपके पास में, 3 टाइप के गवर्नमेंट आ गए आपके पास में, ठीक है। और सर अच्छी बात ये हुई कि ये सारे अमेंडमेंट्स करने के बाद फाइनली जो पीस है, जो शांति है, बेल्जियम नाम के देश में बहाल हुई, लोग शांति से रहने लग गए। और जो ब्रुसेल था, जो कि कैपिटल था ना बेल्जियम का छोटा सा, तो जो ब्रुसेल था, ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। इतनी अच्छी तरीके से ब्रुसेल ने मैनेज किया चीजों को, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद ये होता है कि दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में श्रीलंका का, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं श्रीलंका, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां तक बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब अगला हम देखने के लिए जा रहे हैं श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका का सिस्टम देखते हैं। तो श्रीलंका क्या है सर? एक आइलैंड नेशन है। क्या है? एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब ये हुआ कि श्रीलंका चारों ओर पानी से घिरा हुआ, वाटर से घिरा हुआ है, इस वजह से इसे आइलैंड नेशन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के सदर्न कोस्ट और तमिलनाडु नाम का जो राज्य है इंडिया का, उस पे उसके नीचे लाई करता है। आप जानते हो मैप में कहाँ लाई करता है श्रीलंका, ठीक। आबादी की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है और हरियाणा जो राज्य है हमारे देश का, उसकी आबादी के बराबर है। कैपिटल श्रीलंका का क्या है? कोलंबो है। अब श्रीलंका की प्रॉब्लम समझो। श्रीलंका में क्या दिक्कत थी सर? श्रीलंका में 74% आबादी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की थी। जो सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर थे, SINHALA, सिन्हाला स्पीकर्स जो थे, इनकी आबादी 74% थी। 18% आबादी जो थी वो तमिल लैंग्वेज बोलने वालों की थी।
जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ये बुद्धिस्ट धर्म, बौद्ध धर्म को मानते थे, उसका पालन करते थे, ठीक है। जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे ये लोग हिंदू धर्म को, और ये इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वाले हैं, मतलब 18% जो आबादी है जो कि तमिल लैंग्वेज बोल रही है, ये लोग हिंदू धर्म के भी लोग हैं और इसमें मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं। अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो इसको ऐसे समझो कि सर अगर राजस्थान में कोई मुसलमान रह रहा है तो वो राजस्थानी बोल रहा होगा, है ना। राजस्थान में जो मुसलमान रह रहा है वो राजस्थानी बोल रहा होगा, मतलब लैंग्वेज उसकी राजस्थानी होगी, धर्म से वो मुसलमान है। बंगाल में अगर कोई मुसलमान रह रहा होगा तो वो बंगाली लैंग्वेज बोल रहा होगा, धर्म से वो मुसलमान होगा लेकिन लैंग्वेज वो बंगाली बोल रहा होगा। वही बात यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 18% लोगों की लैंग्वेज तमिल है, लेकिन उसमें से कुछ लोग हिंदू धर्म के हैं और कुछ लोग मुस्लिम धर्म के हैं। 74% आबादी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की है और ये लोग बुद्धिस्ट धर्म के हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तमिल स्पीकर की, तो जो तमिल थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे, इसमें से कुछ लोग तो नेटिव थे श्रीलंका के, मतलब श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उसमें से कुछ लोग तमिल के नेटिव हैं, मतलब वो शुरू से ही श्रीलंका में रहते थे और तमिल लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस 18% में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन तमिल्स हैं। बेसिकली ये लोग टी वर्कर के रूप में श्रीलंका गए थे और वहीं पे जाकर के बस गए, और ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक। तो 74% आबादी किसकी? सिन्हाला वालों की, 18% आबादी तमिल वालों की, और 7% आबादी किसकी है सर? क्रिश्चियन। ये लोग जो 7% आबादी है, ये लोग दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिन्हाला भी बोल रहे हैं, तमिल भी बोल रहे हैं। ध्यान देना, 7% आबादी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों की भी है, तमिल वालों की भी है, मतलब, लेकिन इनका धर्म क्या है? इनका धर्म क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन धर्म वाले लोग 7% हैं, लेकिन लैंग्वेज वो कुछ लोग सिन्हाला बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्रिश्चियन लोग सिन्हाला स्पीकिंग रीजन में होंगे तो वो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ लोग तमिल स्पीकिंग रीजन में होंगे तो वो तमिल बोल रहे हैं, है ना। ये बात समझ में आई आपको? ये श्रीलंका में ये सिचुएशन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज होगी बेल्जियम की तरह। जी हाँ, यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज होगी बेल्जियम की तरह, लेकिन देखते हैं यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है। तो देखिए सर, यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू होने लग गई, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया? यहाँ की गवर्नमेंट ने सिन्हालाज को, जो कि 74% है आबादी में, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ की गवर्नमेंट ने? श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, ठीक। इनफैक्ट 1956 में गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि सिन्हाला लैंग्वेज विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और क्या करने लग गई गवर्नमेंट ने सिन्हाला लोगों को फेवर देने लग गई गवर्नमेंट एडमिशंस और जॉब में। मतलब अगर आप मान के चलो मैं सिन्हाला हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो और आप मान लो तमिल स्पीकिंग पीपल हो, ठीक है, मैं सिन्हाला बोलता हूं, तो अगर कोई जॉब आई है, उस जॉब के लिए अगर मैं और आप दोनों जने इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सर आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप तमिल बोलते हो, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैं सिन्हाला लैंग्वेज बोलता हूं। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। एडमिशन में भी, मतलब कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन के टर्म्स में भी डिस्क्रिमिनेशन खुद गवर्नमेंट कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद सुनो, बुद्धिज्म वॉज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। बुद्धिज्म क्यों सर? क्योंकि यहां देखो 74% आबादी किसकी है? सिन्हाला लोगों की, और इनका धर्म क्या है? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म पालन कर रहे हैं ये लोग। तो गवर्नमेंट ने तो बौद्ध धर्म तक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये बहुत डिजास्टरस सिचुएशन होती है अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट किसी धर्म को सपोर्ट करने लग जाए, तो आप मान के चलो निकट भविष्य में उस देश का पतन होना शुरू है, तय है, ठीक है। अब सुनो, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे है,
तो सर तमिल जो स्पीकिंग लोग हैं जो कि 18% है, 18% है आबादी में, उन्हें लगा दे फेल्ट कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उनको क्या क्या लगा, उनको लगा कि गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है उनकी लैंग्वेज से, उनके रिलीजन से, उनके कल्चर से। गवर्नमेंट को सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग लोगों के लैंग्वेज से, रिलीजन से और कल्चर से मतलब है, उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। और गवर्नमेंट करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है वो लोग मेजॉरिटी में वोट डालेंगे, गवर्नमेंट जीत जाएगी, गवर्नमेंट सरकार, वो लोग सरकार बना लेंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो गवर्नमेंट मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रही है। ठीक, सिमिलरली गवर्नमेंट क्या देखती है, जो तमिल स्पीकिंग पीपल है इनको एक बात तो ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट को उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन, उनके कल्चर से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात गवर्नमेंट को ये तमिल स्पीकिंग पीपल को ये दिखाई देती है कि गवर्नमेंट तो उनकी राइट टू इक्वालिटी भी छीन रही है उनसे। कैसे? जॉब और एडमिशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो इनको लग रहा है कि भैया लग क्या रहा है, मतलब साफ साफ हो ही रहा है कि इनकी राइट टू इक्वालिटी का जो बेसिक फंडामेंटल राइट है ये तक छीना जा रहा है इनसे। ठीक है, इन चीजों को देखते हुए जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं इन लोगों ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। क्या बना ली? पॉलिटिकल पार्टी। और इन लोगों ने कुछ डिमांड्स रखे श्रीलंका गवर्नमेंट के आगे। श्रीलंका की गवर्नमेंट के आगे जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं जो कि 18%, 18% हैं आबादी में, ये लोग अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी बना के ये लोग एक डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के आगे। क्या डिमांड रखते हैं वो सुनो। सर ये लोग बोलते हैं कि जो तमिल लैंग्वेज है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको भी डिक्लेयर करो। आपने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करो आप हमारे रीजन में। मतलब ये कि जैसे ये पूरा श्रीलंका है तो हो सकता है ना कि इस वाले रीजन में जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो तमिल स्पीकिंग होंगे, तो इनका कहना था कि भैया ये वाला रीजन है, इस रीजन में हमारी अलग से सरकार बनवाओ, हम अलग से सरकार बनाएंगे, अपने नियम लगाएंगे, अपनी पॉलिसी चलाएंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इनके डिमांड्स को इग्नोर कर देती है। जब गवर्नमेंट इनके डिमांड्स को इग्नोर कर देती है तो ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, डिमांड नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, एक काम करो आप ना नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को अलग देश बना दो, अलग कर दो अपने आप से, फिर हम लोग खुश रहेंगे। अगेन इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर क्या स्टार्ट होता है? सिविल वॉर स्टार्ट होता है और बहुत लंबे समय तक सिविल वॉर चलता है। तो हमने अभी तक दो स्टोरी पढ़ी। एक स्टोरी हमने पढ़ी बेल्जियम की, एक स्टोरी हमने किसकी पढ़ी? बेल्जियम की पढ़ी। ठीक, बेल्जियम में हमने क्या देखा? बेल्जियम में सर डच स्पीकिंग वर्सेस फ्रेंच स्पीकिंग हो रहा था। बट यहां की गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई और यहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? यहां की गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई और यहां की गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट्स करके दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। लड़ाई खत्म हो गई। इवन यूरोपियन यूनियन ने आगे चल के उनके कैपिटल में, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहां पे अपना हेडक्वार्टर तक बनाया। ठीक बात है। तो ब्रुसेल्स की तो मतलब कि अच्छा रहा सफर, ब्रुसेल्स का अच्छा रहा सफर, हैप्पी एंडिंग बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो ध्यान से श्रीलंका को, है ना, अगर आप श्रीलंका को ध्यान से देखो तो सर श्रीलंका के केस में क्या हो रहा है? श्रीलंका के केस में जो सिन्हाला हैं और जो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं इनके बीच में लड़ाई हो रही है और यहां की गवर्नमेंट बेवकूफी कर रही है। यहां की गवर्नमेंट उल्टा सिन्हालाज को सपोर्ट कर रही है और इसके चक्कर में क्या हो रहा है? इसके चक्कर में जो श्रीलंका है उसमें सिविल वॉर हो रहा है, हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं रही, बर्बाद हो गया देश। लंबे समय तक 20 साल 25 साल, इवन आज के डेट में भी अक्सर लड़ाइयां होती रहती हैं सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में। तो इन दोनों, यहां पे हमें क्या मिला? यहां पे हमें मिला हैप्पी एंडिंग। ठीक है, और यहां पे हमें क्या मिला? यहां पे हमें मिला अनहैप्पी एंडिंग। यहां पे हैप्पी एंडिंग नहीं मिली हमें।
तो इन दोनों स्टोरीज से हमें यह सीखने को मिलता है, इन दोनों स्टोरीज से हमें यह सीखने को मिलता है कि पावर शेयरिंग किया बेल्जियम गवर्नमेंट ने, क्या किया, पावर की शेयरिंग कर दी ना, पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल पे की, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया मिनिस्टर्स में, स्टेट गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर की शेयरिंग कर ली और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग नहीं की। और ये लोग तमिल वाले भी पावर शेयरिंग की तो डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारी गवर्नमेंट बनाने दो या हमें हमारा देश ही बना दो अलग से, नहीं बना रहे तो कुछ तो करो, कुछ भी नहीं किया। तो पावर शेयरिंग की वजह से इनकी जो एंडिंग थी वो हैप्पी एंडिंग थी। तो इससे हमें, इन दोनों स्टोरीज से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल है, मतलब वो होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक। और क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि वाई डिजायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आंसर इसके पीछे दो रीजन है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है समझदारी भरा रीजन कि आप लॉजिकली सोच रहे हो, और मोरल रीजन का मतलब होता है नैतिक रूप से, मौलिक रूप से, है ना। तो प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि अगर आप पावर शेयरिंग करते हो तो जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाइयों की अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन ये है कि जो पावर शेयरिंग है ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी को चला पाना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। कैसे, सोच के देखो कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी और एक ही जगह पे सारे पावर्स एक्यूमुलेटेड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं, वो तो मोनार्की है, ऑटोक्रेसी है ना। तो इसी वजह से मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन है कि डेमोक्रेसी स्पिरिट है, आत्मा है ना, कोर है किसका, पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन ये है कि अगर आप पावर शेयरिंग करते हो तो जो पॉसिबिलिटी है लड़ाइयों की, कॉन्फ्लिक्ट्स की अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वो कम हो जाती है। हमने बेल्जियम के केस में देखा कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ, लेकिन श्रीलंका के केस में पावर शेयरिंग नहीं की तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और मैंने क्या बोला आपको, आज भी चलता है, आज भी 2022 में भी, ठीक है। अब सुनो सर, पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दो तरह की पावर शेयरिंग होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। कौन सी पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जब आप सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे अलग पावर को डिवाइड कर लो, जैसे सेंट्रल लेवल पे ही डिवीजन हो जाए। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास लेजिस्लेचर है, क्या है, मैं समझा रहा हूं, समझो इसको ध्यान से। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। क्या मतलब है इसका, सुनो ध्यान से। सर हमारे देश में पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, इनका काम क्या है, इनका काम है लॉ बनाना। तो लेजिस्लेचर तो वो है लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव किसे कह रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को, सरकार को। पार्लियामेंट सरकार नहीं है ना। सरकार कौन है, सरकार है हमारे देश में जो मोदी जी हैं, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, जो आपके पास में और भी मिनिस्टर्स हैं यार, कौन कौन है, अब देखो ध्यान, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने में ये ध्यान नहीं से उतर जाता। निर्मला सीतारमन है, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और कौन है, और हैं आपके पास में पीयूष गोयल साहब हैं, राजनाथ सिंह है ना, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं। तो ये सारे लोग क्या हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, उसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो लोग जिनका काम लॉ बनाने का है उसे हम लेजिस्लेचर बोल रहे हैं। और जुडिशरी बोले तो जो कोर्ट वाला सिस्टम है, न्यायपालिका है ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा जुडिशरी है। तो सर सोचो ना, अगर ये लॉ बनाने का काम और सरकार चलाने का काम और न्याय देने का काम, यानी कि जजमेंट देने का काम, ये सारा काम अगर एक ही बॉडी को मिल जाए तो फ्यूजन ऑफ पावर हो जाएगा ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे पावर्स हो जाएंगे और फिर उसके पास चूंकि अनलिमिटेड पावर्स हो गए हैं तो उनका दिमाग अत्तामाजी सटकली हो जाएगा, है ना। और जब अत्तामाजी सटकली हो जाएगा तो फिर वो कुछ भी करेंगे भाई, बोलेंगे आज से ये लॉ चलेगा,
लेकिन मोदी जी चाहे तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसके लिए मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, यानी कि लेजिस्लेचर में। अगर लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी है जब भी वो कर पाएंगे, लॉ पास करवा पाएंगे, है ना। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। एक ही लेवल पे आपने पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वर्टिकल का मतलब एक के नीचे एक, वर्टिकल मतलब ये ऐसे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये ऐसे, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इंप्लीमेंट करना है, और जुडिशियरी का काम जजमेंट देना है अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तीसरा क्या है सर, इसकी वजह से जब आप डिवीजन ऑफ पावर करते हो हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे, जो आप डिवीजन करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि लेजिस्लेचर के पास पता चले अनलिमिटेड पावर पहुंच गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है। इसी वजह से अब देखो ना, इस सिस्टम को, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसे हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। क्यों चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं सर? मान लो मोदी जी के पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में और उन्होंने एक लॉ बना दिया, और मान लो वो लॉ सही नहीं है, तो जुडिशियरी के पास मामला पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करेगी कि लॉ कैसा है। मान लो सुप्रीम कोर्ट को अपने एनालिसिस में लगा कि यार लॉ तो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, सीधा ऑर्डर दे देगी, लॉ को खत्म करो भाई, लॉ सही नहीं है, लॉ गलत है, बकवास है, क्या मजाक लगा रखा है, लॉ इज फिनिश्ड, लॉ इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द डे इटसेल्फ, फ्रॉम द डेट इटसेल्फ। तो जैसे ये जजमेंट आएगा तो जो लॉ है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जो सरकार होगी या जो लेजिस्लेचर होगा उसे सोचना पड़ेगा, यार चलो अब लॉ में कुछ चेंजेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बुरा मान गया। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों बराबर लेवल पे हैं, लेकिन एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। इट्स लाइक तीन तीन खली है हमारे पास। लेजिस्लेचर एक खली है ना, डब्ल्यू वाला खली, एग्जीक्यूटिव एक खली है, और जुडिशियरी भी एक खली है। तो तीनों इक्वल है पावर्स में, बट देन तीनों एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। अगर कोई अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करने लगेगा तो एक दूसरे को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं ये। इसी वजह से इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक, अगला है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो यहां पे पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल पे हो रही है, और हॉरिजॉन्टल में पावर शेयरिंग सेम लेवल पे हो रही थी। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे पावर शेयरिंग, वर्टिकल ये टॉप लेवल, ये मिड लेवल, ये उससे नीचे वाला। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, इस सिस्टम को, वर्टिकल शेयरिंग को हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, आप सिंपल बोलोगे इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेवल एक है, एक स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल है। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा आपको। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर की शेयरिंग होती है। जैसे मैंने आपको बेल्जियम के केस में कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था। बेल्जियम की सरकार ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी थी। फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग थी, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग थी, डच स्पीकिंग जो लैंग्वेज था उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग थी। तो ये किसका एग्जांपल है? ये सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग के लिए गवर्नमेंट ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक वो सिस्टम लगाया था। सिमिलरली इंडिया में हम रिजर्वेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं ताकि अलग अलग कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल पाए। जैसे आप लोकसभा में, राज्यसभा में भी देखोगे कि एससी वालों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, एसटी वालों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी, ट्राइबल पीपल के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है ना, तो ये रिजर्वेशन का सिस्टम भी किसका एग्जांपल है? ये रिजर्वेशन का सिस्टम भी जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का एग्जांपल है। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब ये हो गया
कि सर हो सकता है एक सोशल ग्रुप आबादी में बहुत कम हो और दूसरा सोशल ग्रुप आबादी में बहुत बड़ा हो, तो जो थोड़ी आबादी वाले लोग हैं उनको भी पावर मिले, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तो इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जो लोग माइनॉरिटी है उनको रिजर्वेशन दे देते हैं, ठीक है ना। बेल्जियम के गवर्नमेंट ने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला सिस्टम अप्लाई कर दिया, ठीक है। आखिरी है सर पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। सर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार इलेक्ट होकर के आ रही है। अगर ऐसा होगा ना तो उस पॉलिटिकल पार्टी को लग जाएगा थोड़े समय में 2 4 5 इलेक्शन के बाद कि यार मैं तो हमेशा ही पावर में रहूंगा या रहूंगी, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। चाइना का केस देख लो, चाइना क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट you know very well that China is a democratic country. You know it very well कि चाइना कितना डेमोक्रेटिक है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है ना, आपको मैंने पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में समझाया भी था। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक बात है। तो सर क्या कहना चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि पावर की जो शेयरिंग है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार जीत के आ रही है, या सेंटर में भी स्टेट है एक ही पार्टी है और स्टेट में भी हर स्टेट में एक ही पार्टी हो जाए। जैसे हमारे देश में बोला जाता है ना, डबल इंजन की सरकार होगी तब राज्य का विकास होगा। अरे बकवास है यार, ये बहुत बकवास है, मूर्ख बनाते हैं ये लोग मिल करके। काहे को डबल इंजन की सरकार में विकास होगा और सिंगल इंजन की सरकार में विकास नहीं होगा? मतलब मान के चलो कि केंद्र में सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उस स्टेट का विकास नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुम्हारी नीयत नहीं है विकास करने की, तुम्हें विकास करना चाहिए। अगर कांग्रेस प्रॉब्लम कर रही है तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंको, बीजेपी प्रॉब्लम कर रही है तो बीजेपी को उखाड़ के फेंको। हमें क्या मतलब है प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? हमें तो हमारी डेवलपमेंट से मतलब है। तो पावर की शेयरिंग होनी चाहिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सर कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं कंट्री में, कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं कंट्री में, जैसे कि ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, बिजनेस यूनियन। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि सरकार अगर कोई पॉलिसी बना रही है, कोई लॉ बना रही है उनके लिए, और अगर इन लोगों को लगता है कि ये लॉ हमारे लिए सही नहीं है, तो ये लोग ना प्रेशर बनाते हैं सरकार के ऊपर। कैसे? आंदोलन खड़ा करके प्रेशर बना देंगे, है ना। बोलेंगे कि अगर ये वाला बिल वापस नहीं लिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले इलेक्शन में सरकार को वोट ही नहीं देंगे, इस पार्टी को वोट ही नहीं देंगे। जैसे कि किसान बिल वाले केस में हुआ, किसान जब एंड तक नहीं माने तो आप लोगों ने देखा यूपी के इलेक्शन से एन पहले, थोड़े समय पहले, यूपी के इलेक्शन से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तीनों बिल वापस ले लिए, क्योंकि उन्हें लग गया कि अगर हमने बिल वापस नहीं लिए तो यूपी के सारे किसान हमारे अगेंस्ट वोटिंग कर देंगे और फिर हमारा तो इलेक्शन में बंटाधार हो सकता है, हार सकते हैं हम चुनाव। तो इन्हीं कारणों से प्रेशर ग्रुप की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो कुल मिला के यही था एक चैप्टर, आपका छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और क्वेश्चंस के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, बट दोनों ही चीजें आपको 24 आवर्स के बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार। बने रहिए एड्यूनेक्स्टर के साथ।